आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, डे नाइट न्यूज के हरियाणा बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव चक्रवर्ती। गृह मंत्रालय ने एसएचजीपीसी मुद्दे पर हरियाणा मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में पास हुए एसएचजीपीसी एक्ट को असंवैधानिक बताया गया है। वहीं मुख्य सचिव एससी चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार इस मामले में कानूनी राय ले रही है। हरियाणा के अलग एचएसजीपीसी कानून बनाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा के मुख्य सचिव को इस बाबत पत्र लिखा है। केंद्र ने कहा है कि एचएसजीपीसी का गठन असंवैधानिक है। हरियाणा के मुख्य सचिव एससी चौधरी ने इसे हास्यास्पद बताया है। चौधरी ने कहा है कि अगर किसी को इस बिल को लेकर आपत्ति है तो वह कोर्ट में जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार राज्यपाल महोदय को अनुरोध करे कि ये बिल विड्रॉ किया जाए, क्योंकि यूनियन होम सेक्रेटरी ने जो अपनी राय दी है उसके मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक, ये बिल उसकी कॉम्पिटेंस से परे की बात है, बियॉन्ड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टेट असेंबली है और वाइड है, अवैध है। यहाँ तक हरियाणा असेंबली का ताल्लुक है, हरियाणा विधानसभा इसको पारित कर चुकी है और पारित करने के उपरांत राज्यपाल महोदय ने जब इस पर अपनी स्वीकृति दे दी, उसके बाद इसको नोटिफाई किया जा सकता है। तो जो हरियाणा ने करना था वो इसमें किया जा चुका है। अब इस बात को तो एग्जामिन किया जाएगा कि ये यूनियन मिनिस्ट्री ने पहले ही अपना फैसला दे दिया कि वाइड है। एससी चौधरी ने कर्नाटक हाईकोर्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि एक बार अगर विधानसभा से पास हुए बिल पर राज्यपाल द्वारा मोहर लगा दी जाती है तो उसे रद्द नहीं किया जा सकता। किसी को तकलीफ है, अगर कोई महसूस करता है कि ये नाजायज़ है, इलीगल है, अल्ट्रा वायरस है, तो जाएं कोर्ट में इसको चैलेंज करें। थे तो इस बारे में कानूनी राय ले ली गई थी। जब बिल पेश किया गया तो यही एस्पेक्ट जो इन्होंने सेक्शन 71-72 का जिक्र किया है, इसके बारे में कानूनी राय ली गई थी और कानूनी राय लेने के बाद ही बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। और जैसा मैंने पहले कहा कि इस बारे में विस्तार से असेंबली के फ्लोर पर चर्चा हुई थी, जिसमें पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने इन दोनों सेक्शंस को पढ़ के सुनाया था। बहरहाल प्रदेश सरकार केंद्र के इस पत्र के बाद कानूनी राय ले रही है। हरियाणा में अलग से सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक और गृह मंत्रालय ने हरियाणा के मुख्य सचिव को पत्र लिख इसे गैर संवैधानिक कहा है, वहीं कांग्रेस इसे सिखों के हितों और भावनाओं का एक ऐतिहासिक फैसला मान रही है। बहरहाल देखना होगा कि ये मुद्दा आगे कहां तक जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल आज एसएचजीपीसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में बादल ने मोदी से गुहार लगाई कि वो दखल देकर हरियाणा सरकार से इस फैसले को रद्द करे। बकौल बादल, प्रधानमंत्री मोदी ने भी माना है कि अलग एसजीपीसी का गठन गलत है। उन्होंने कहा कि वो एसजीपीसी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। बादल ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार इसमें सही फैसला लेगी। ऊपर वाले भी मिले इनके साथ, उनकी भी हिदायत होगी को अकेला उठाता नहीं कर सकता। और जैसे पहले 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो हरमंदर साहब पर हमला हुआ, एक 84 के कत्ल हुआ, ये तीसरा मसला जो है एक कर रहा है, ये भी उतना अहम है और इसको खालसा पंथ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बादल साहब, प्रधानमंत्री ने क्या आश्वासन दिया आपको? नहीं, वो खुद समझते हैं कि ये गलत हुआ है, तो वो रास्ता निकाल लें जी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, हाउ टू डू दैट। हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश में अलग एसजीपीसी बनाए जाने के विरोध अब दिल्ली की सड़कों पर भी देखने को मिला। आज डीएसजीपीसी के सदस्यों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास के बाहर
अलग एसजीपीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिखों का आरोप है कि कोई भी सरकार अलग एसजीपीसी नहीं बना सकती है। ये सिखों की धार्मिक संस्था अकाल तख्त के अंदर आता है और सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए हरियाणा सरकार इस तरह का काम कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने इस बाबत अब केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। वहीं पंजाब के सिखों ने हरियाणा के गवर्नर से अलग एसजीपीसी के बिल को वापस लेने की मांग की है। हालांकि पंजाब कांग्रेस इस पूरे मामले को केंद्र की चाल करार दे रहा है। केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को लिखे पत्र में अलग एसजीपीसी के गठन के बिल को गवर्नर की ओर से वापस लेने को कहा है, जिसे अकाली दल और कांग्रेस में गहमागहमी चल रही है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि केंद्र की ओर से लिखा गया पत्र ठीक है, क्योंकि हरियाणा ने असंवैधानिक काम किया है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो असी कहते सी ओदी सच्चाई आई है। असी शुरू तो कह रहे सी कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा कोले कोई पावर नहीं एसजीपी ने तोड़न दी। आई गल हुण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिट्रेट की है कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इलीगल काम किया है। सो जो असी कह रहे सी वो हुण उहदे सामने थोड़े आ गई है एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा नू अबाइड करना चाहिए। दे कैनॉट ब्रेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेशनल यूनिटी नेशनल गवर्नमेंट दी जो पावर्स है हरियाणा गवर्नमेंट नहीं ले सकती। गवर्नमेंट ऑफ उधर विपक्ष के नेता सुनील जाखड़ ने कहा है कि यह सब केंद्र की चाल है और ऐसा नहीं हो सकता है कि राज्यपाल की ओर से किया गया फैसला वापस हो। देखो अज तो मैं इस मसले का पूरा पता नहीं लीगली एग्जामिन एज फार एज आई नो मैं नहीं समझता भी एक बार जो गवर्नमेंट ने गवर्नर साहब ने अपनी मंजूरी दे दी थी कोई विड्रॉ वाला वो कोई नौबत है। मैनू लगता है भी मोदी सरकार जी है वो अपने कोलों इन्होंने ला के इन्होंने बहाना बाजा जिस तरह अकाली पार्टियां नू सारे पंजाब के लोगों को झूठे लारे दे के अगे लाई रखते उस तरह शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको लारा लाता बट टिल आई हैव एग्जामिन्ड ऑल एस्पेक्ट्स आई कैन नॉट। हरियाणा में अलग एसजीपीसी को लेकर गहमागहमी है, पर अब पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस भी आमने सामने फंसी दिख रही हैं। कैमरामैन हरविंदर सिंह लाली और मुनीश नागर के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस की रैलियों में जनसैलाब उमड़ रहा है, उससे यह साफ हो रहा है कि प्रदेश में तीसरी बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जुनाला हलके के विकास के लिए 12 करोड़ रुपए की घोषणा के साथ विभिन्न विकासकारी योजनाओं का शिलान्यास भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद के जुलाना की पुरानी अनाज मंडी में एक जनसभा को संबोधित किया। हुड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में हर वर्ग के लिए जन कल्याणकारी नीतियां बनाई हैं। कोई भी ऐसा वर्ग अछूता नहीं है जिसके लिए कांग्रेस सरकार ने काम ना किया हो। हुड्डा ने कहा कि पिछले 1-1.5 महीने से प्रदेश में जितनी भी कांग्रेस की रैलियां और सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं उनमें रिकॉर्ड तोड़ जनसैलाब उमड़ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश की जनता ने तीसरी बार फिर से सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। 1-1.5 महीने से मैं हरियाणा में अलग अलग जा रहा हूँ। आज जुलाना आया हूँ, मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिस प्रकार से लोगों का सहयोग और समर्थन हमारे को मिल रहा है, मैं उसके आधार पर दावे से कहकर जा रहा हूं जुलाने में कि हरियाणा में अब चुनाव होंगे और इस चुनाव में तीसरी बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बकौल हुड्डा, केंद्र सरकार भले ही गुजरात मॉडल की बात करती हो, लेकिन आज देश को गुजरात मॉडल नहीं बल्कि हरियाणा मॉडल की जरूरत है, क्योंकि हरियाणा विकास के नाम पर गुजरात से कहीं आगे है। तो मालूम है गुजरात मॉडल हरियाणा में लागू करने का क्या मतलब है। गुजरात मॉडल लागू करने का मतलब है जो मेरे बुजुर्ग को 1000 पेंशन मिल रही है हरियाणा में, वो घटकर 400 रुपए हो जाएगी, क्योंकि गुजरात में 400 मिल रही है। भले ही सरकार बड़े बड़े चुनावी वायदे कर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है और तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है, लेकिन इन बातों का वजूद तो आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों में ही साफ हो पाएगा। जींद से राजकुमार गोयल के साथ रूपक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। प्रदेश के बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव का धारूहेड़ा के लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। कैप्टन अजय यादव रेवाड़ी जिले के औद्योगिक कस्बा
हारूहेड़ा में नगर पालिका के नवनियुक्त पार्षदों के सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। कस्बे के लोगों का आरोप है कि बिजली मंत्री रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विकास पर 3,276 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का दावा करते हैं, लेकिन असल में इसका 10% हिस्सा भी क्षेत्र के विकास पर खर्च नहीं किया गया, जिसके चलते थारूहेड़ा की हालत बद से बदतर बनी हुई है। वहीं बिजली मंत्री के दौरे को लोगों ने केवल एक चुनावी स्टंट बताया और विधानसभा चुनाव में अपना विरोध इसी तरह जारी रखने की बात कही। लेकिन इसके बाद बिजली मंत्री ने सम्मान समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश में तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनने पर खुद के मुख्यमंत्री बनने के संकेत दिए। हमारा उद्देश्य जो धारवाड़ा क्षेत्र है, जो रेवाड़ी क्षेत्र है, इसमें 3276 करोड़ रुपए का जो घपला हुआ है उसको आवाज बुलंद करने के लिए कि कप्तान ने वो पैसा कहाँ लगाया, हमें उसका हिसाब चाहिए। धारवाड़ा की जनता, रेवाड़ी क्षेत्र की जनता ये हिसाब चाहती है कि वो 3276 करोड़ रुपए है वो उन्होंने अपनी जेबों में डाले हैं या सच्चे विकास में लगाए हैं, वो पैसा हमें कहीं नजर नहीं आता। जो दुर्गति आज धारवाड़ा क्षेत्र की है, जो रोड, बांस रोड की हालात है, बस स्टैंड पे हालात है, जितने भी रोड है, लाइट्स हैं, और जो घपले हैं नगर पालिका में, कभी शिविर को तोड़ दिया जाता है, कभी बढ़ाने के नाम पे जो ठगा जा रहा है, ये उस चीज के विरोध में आज हमारा विरोध था। ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। कप्तान अजय को आज 10 साल में कभी धारवाड़ा क्षेत्र की याद नहीं है, रेवाड़ी क्षेत्र की याद नहीं है। आज जब चुनाव सर पे आ गए हैं, जो धारवाड़ा क्षेत्र में बार बार आते हैं, वो सिर्फ चुनावी राजनीति के तहत यहाँ पे आते हैं। ना उनका विकास से कोई नाता है, ना वो विकास करना चाहते हैं यहाँ का। वो सिर्फ लोगों को बरगला के आपस में लड़ा के सिर्फ और वोट लेके बस लोगों को लड़ा के जीतना चाहते हैं, उनका और कोई नहीं है। हरियाणा के चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का केंद्र में डेप्यूटेशन पर जाने का खतरा एक बार फिर खटाई में पड़ सकता है, क्योंकि हरियाणा के मुख्य सचिव ने कहा है कि अशोक खेमका को प्रदेश ने अभी विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी उन्हें अशोक खेमका की डेप्यूटेशन के बारे में औपचारिक तौर पर केंद्र से जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अगर खेमका जाते हैं तो सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। विजिलेंस क्लियरेंस तो अभी तक नहीं मिला है। विजिलेंस क्लियरेंस तो स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है, वो अभी तक नहीं हुआ है। बट जो सिविल सर्विसेज बोर्ड है भारत सरकार ने, उन्होंने उनको ऑफर लिस्ट में रखने का फैसला कर लिया, उनका नाम वहाँ पर रिटेन कर लिया गया है। तो वो करने के बाद अलग अलग मंत्रालय में उनका नाम भेजा जाएगा, जहाँ भी वो सिलेक्ट होंगे उसके बारे में इंटीमेशन आएगी। फिलहाल तो इनफॉर्मली हमारे पास ये सूचना है कि उन्होंने सेंट्रल सिविल सर्विसेज बोर्ड ने उनका नाम एक्सेप्ट किया है, रिटेन किया है, और अगर वो आएगा तो हरियाणा सरकार उनको रिलीव कर देगी। करनाल जिले में बासमती धान में लगी बीमारी से किसान परेशान हो चले हैं। कुछ किसानों ने तो पुराने फसल को नष्ट कर नई फसल की रोपाई कर दी है। करनाल जिले में बासमती धान B1509 में आई रहस्यमय बीमारी के बाद क्षेत्र के किसान अपनी फसल को नष्ट कर रहे हैं। वहीं विभाग ने इस बारे में कार्रवाई करने की जहमत तक नहीं उठाई है और न ही कोई विशेषज्ञ अभी तक किसानों के खेतों में पहुंचा है। बीमारी के बारे में सही जानकारी के अभाव में किसान अपने स्तर पर ही दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे। लिहाजा हताश किसान अब अपनी फसल नष्ट करने पर मजबूर हैं। कुछ किसानों ने दोबारा से धान को नष्ट कर नए सिरे से रोपाई की है, जिससे किसानों को दोहरी मार पड़ रही है और आर्थिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसमें कोई कृषि विभाग वाला कोई यहाँ देखने नहीं आता। वैसे जवाब भी आ उनके पास, शिकायत लेके लोग गए भी आ, कईयों ने बह भी दी जीरी, और यहाँ कोई नहीं आया जी। ये दफ्तर में बैठे ही फॉर्मेलिटी पूरी कर दा, तनख्वाह ले रहे 40-50 हज़ार, तो यहाँ तक कोई नहीं आता जी। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी विजय कुमार का कहना है कि 1509 किस्म बासमती वैरायटी है और इसकी रोपाई का समय जुलाई का प्रथम सप्ताह है, लेकिन कुछ किसानों ने समय से पहले ही इसको लगा दिया, जिसके चलते ये समस्या पैदा हो गई है। इसके अलावा किसानों को बीज रोपाई करने से पहले उसका उपचार अवश्य करना चाहिए। इसमें झंडे से नहीं रुक रहे जी, क्या चक्कर है, कीड़ा की वजह है, क्या वजह है। इसमें दवाई भी लगाई, दवाई भी डाली पौध में, फिर लगाई, जब भी दवाई बूस्टर का पैकेट वो पाउडर सब डाल लिया, फिर उसके बाद जिरफ दवाई गिरी इसमें नहीं से हुआ, ये नहीं रुक रहे। बहरहाल कृषि विभाग अब कुछ भी कहे, लेकिन अब तो किसानों को नुकसान हो गया है। देखना होगा कि दोबारा की गई रोपाई से किसान अपने नुकसान की कितनी भरपाई कर पाते हैं। करनाल से कमल मिड्डा के साथ रूपक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में जेल में बंद स्वामी असीमानंद की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एनआईए पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि क्या एनआईए की इन्वेस्टिगेशन झंडा छाप इन्वेस्टिगेशन बन गई है।
समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में जेल में बंद स्वामी असीमानंद की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एनआईए पर सवाल उठाते हुए पूछा, क्या एनआईए की इन्वेस्टिगेशन झंडा छाप इन्वेस्टिगेशन बन गई है? कोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मामले को गंभीरता से लेने के लिए कहते हुए कहा कि एनआईए की इन्वेस्टिगेशन ऐसी होनी चाहिए जो किसी को पता भी ना चले और मामले की तह तक पहुंच जाए। दरअसल शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान एनआईए कोर्ट द्वारा पूछे गए कई सवालों पर अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई। कोर्ट ने एनआईए को अगली सुनवाई में सभी प्रश्नों की रिपोर्ट देने को कहा है। असीमानंद के काउंसिलरों ने अपनी सबमिशंस करनी शुरू की हैं। दे आर रीडिंग द ऑर्डर व्हिच हैज बीन पास्ड बाय द ट्रायल कोर्ट डिसमिसिंग द बेल पिटिशन ऑफ असीमानंद। तो उसके रिस्पांस में जो क्वेरीज कोर्ट के दिमाग में आ रही थी वो उन्होंने कोर्ट ने हमें पोज की हैं। वी विल बी रिस्पॉन्डिंग टू दैट बाय द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। नाउ आर्ग्यूमेंट्स विल कंटिन्यू ऑन 23rd, तो 23 के लिए केस एडजर्न हुआ है। इससे पहले सितंबर 2013 में एनआईए कोर्ट पंचकुला ने असीमानंद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। असीमानंद ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर करके दलील दी थी कि करीब 100 से अधिक गवाहों की गवाहियों से लंबा समय लग सकता है और इस लिहाज से उन्हें लंबे समय तक जेल में ही रखना सही नहीं होगा, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए। असीमानंद ने जमानत अर्जी के साथ पंचकुला की अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने और एफआईआर रद्द किए जाने की मांग भी की थी। वहीं दूसरी ओर पंचकुला कोर्ट में समझौता ब्लास्ट मामले में स्वामी असीमानंद सहित सभी 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पंचकुला कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ब्लास्ट में मारे गए सभी मृतकों के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के बयान दर्ज किए गए। साथ ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि 18 फरवरी 2007 में दिल्ली के अटारी जा रही समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुआ था। इस ट्रेन बम विस्फोट में 68 लोगों की मौत हो गई थी। कैमरामैन अमन और प्रियंका नेगी के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे नाइट न्यूज। बंगले वाली मस्जिद में नमाज अता करने में असामाजिक तत्वों की ओर से बाधा उत्पन्न किए जाने मामले में हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और करनाल एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होनी है। करनाल के बड़ा गांव स्थित बंगले वाली मस्जिद में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा नमाज अता करने में बाधा उत्पन्न करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और करनाल एसपी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। दरअसल रिजवान खान और अन्य ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में बताया कि कुछ असामाजिक तत्व मस्जिद में नमाज अता करने से रोक रहे हैं। इस बारे में वक्फ बोर्ड के सीईओ को शिकायत दी गई थी। पिछली सुनवाई में हरियाणा वक्फ बोर्ड के सीईओ को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने जवाब मांगा था। शनिवार को वक्फ बोर्ड ने जवाब दाखिल कर कहा कि वक्फ बोर्ड हरियाणा सरकार और डीसी करनाल को पत्र लिखकर अब तक कई रिप्रेजेंटेशन दे चुकी है, बावजूद इसके किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें स्टेट ऑफ हरियाणा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस करनाल और डीजीपी करनाल को नोटिस किया है और मंडे के लिए 25 जुलाई के लिए इसमें नोटिस कर दिया है और रिप्लाई मांगा है। और नमाज से रिलेटेड मतलब सैटरडे के लिए एक बार बोला है कि वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है उनसे जाके एक बार विजिट करने के लिए बोला है। तो कोर्ट ने इसमें सख्त नाराज़गी जाहिर करी है और आज इसमें सारे जो रिस्पोंडेंट्स है उनके लिए नोटिस कर दिया है। और ड्यूरिंग द नोटिस इसमें पिटिशनर काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड काउंसिल को एक बार पर्सनली डिप्टी कमिश्नर और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस से विजिट करने के लिए भी बोला। सुनवाई में याचिकाकर्ता ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत नमाज अता करना उनका अधिकार है और इस प्रकार से उन्हें रोका जाना मौलिक अधिकारों का हनन है। साथ ही याचिकाकर्ता ने कहा कि यह मस्जिद भारत पाक विभाजन से पहले की है और इसका पूरा लेखा जोखा भी मौजूद है। ऐसे में इस मस्जिद में नमाज अता करने से रोका नहीं जाना चाहिए। अब 25 जुलाई को हरियाणा सरकार और करनाल एसपी को जवाब दाखिल करना होगा। कैमरामैन अमनदीप और प्रियंका नेगी के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे नाइट न्यूज। यमुनानगर में एक विवाहित महिला के साथ भतीजे द्वारा बलात्कार करने का मामला सामने आया है। यमुनानगर की हामिदा उसके जेठ का लड़का डरा धमकाकर बलात्कार करता रहा। बलात्कार पीड़िता ने अपनी आप बीती एसपी को बताई। पुलिस अधीक्षक ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਸੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਗੇਸ਼ਟ ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਐਕਟਿਵਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਭ खत्म कर देंगे, चौपट कर देंगे, देखेंगे तो कितनी बनी हुई है। शादी मेरी 14 साल पहले हुई थी, लेकिन अब 4-5 साल से ज़बरदस्ती मेरे जेठ का लड़का मुझे मतलब ज़बरदस्ती करता है मेरे साथ। मना करने के बाद पूरा परिवार ही अब मार पिटाई पे उतर आया है भाई, आवाज़ नहीं उठाने देते। और अब बहुत मुश्किल आवाज़ उठाई है मैंने, बस अब तो मुझे इन लोगों से छुटकारा चाहिए बस, तो मेरा साथ देने वाला, और मेरा साथ देने वाला इस टाइम कोई नहीं है। पुलिस के पास आई थी तब, यहाँ एप्लीकेशन देने आई थी तब तो कुछ नहीं था, जब मंडे को आ रही थी तो मारपीट हुई है यहाँ सड़क पे। किसने मारपीट? वही सब इकट्ठे थे घर वाले सब। जेठ था मेरा, भतीजा था, घर वाला था मेरा, बुआ जी मेरे साथ थे, इनके साथ भी मिसबिहेव किया, इनको भी चाबी चुबी ले ली इनकी। हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डे नाइट न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।